हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? मैं थोड़ा अपना वायर ठीक कर लूँ। नहीं, दिमाग का नहीं, ये माइक का वायर। और कैसा हाल चाल है, क्या चल रहा है? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो, माय नेम इज़ दिलीप सिंह और मैं आपको पढ़ा रहा था फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स। क्या? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। उसमें जो थर्मोडायनेमिक के मेनली 3 पैरामीटर्स हैं: हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। उसी को डिस्कस कर रहा था। उसमें हीट एनर्जी को डिस्कस कर दिया था। आप बहुत डिटेल में डिस्कशन किया हूँ, डोंट वरी। उसी में हम लोगों ने थोड़ा सा रिवीजन कर दूं। पहले हम लोगों ने पढ़ा मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है। उसमें हम लोग एक पढ़े CV पढ़े, जो QV अपॉन N डेल्टा T होता था, या QV इक्वल टू NCV डेल्टा T होता था। फिर QP पढ़े, जो होता था NCP डेल्टा T होता था। मेनली इनके बारे में डिस्कस किया गया। फिर ये बाद में देखा गया CP माइनस CV इज इक्वल टू R देखा गया। ये क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। एक और फॉर्मूला है, वो क्या है ध्यान से देखना। C' माइनस C' इक्वल टू R अपॉन M। ये क्या है भैया? ये है ग्राम स्पेसिफिक हीट। चाहे इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, और SP माइनस SV इज इक्वल टू R अपॉन M। ठीक है ना? R अपॉन M इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि 2017 में जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था। बच्चे क्या गलती किए थे? बच्चे ये वाला फॉर्मूला लग के आ गए थे और उसमें ऑप्शन था, करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन बच्चों में क्या गलतियां हुई थी? बच्चे यहाँ CP माइनस CV इक्वल टू R रख के आ गए थे और उनका सही हो गया, मतलब उस ऑप्शन में था, लेकिन वो रियली में सही नहीं था। तो याद रखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है, ग्राम स्पेसिफिक हीट दिया है कि मोल स्पेसिफिक हीट दिया है। यू जस्ट टेक केयर अबाउट दैट। फिर उसके बाद हम लोगों ने गामा को देखा। गामा क्या होता था? CP अपॉन CV, और 1 प्लस 2/F इज इक्वल टू होता था गामा। ये देखे थे। फिर CV को देखे थे, F/2R होता था। CP इक्वल टू 1 प्लस F/2R होता था। ठीक है, गामा बताई दिया, ये सब बताई दिया। ठीक है, और भी सारे फॉर्मूला लिखा था, तमाम तरीके के फॉर्मूला लिखे हैं, आप उसको देखिएगा। न्यूमेरिकल में पूरा धड़ल्ले से यूज हुआ था। ठीक है, उसी में सबसे बड़ी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखे थे, डेल्टा U इक्वल टू N R गामा माइनस 1 डेल्टा T, ये होता था। ठीक है, CV अगर जो गामा के टर्म में लिखते थे तो ये गामा माइनस 1 होता था, और CP लिखते थे तो ये गामा R गामा माइनस 1 होता था। तमाम बात कर सकता हूं, लेकिन मैं उसको अब छोड़ूंगा। आज हम लोग हेडिंग डालो इंटरनल एनर्जी। राइट डाउन, इंटरनल एनर्जी। डिटेल में डिस्कशन होगा
इंटरनल एनर्जी का। जो आपको कंफ्यूजन है, जो कुछ है, आज आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, इंटरनल एनर्जी क्या होता था? इंटरनल एनर्जी बताता हूं। इंटरनल एनर्जी आपका क्या होता था? जस्ट लुक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरनल एनर्जी इज नॉट ओनली पोटेंशियल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज नॉट ओनली पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों के मन में डाउट रहता है तो वो डाउट निकाल दीजिए। इंटरनल एनर्जी होता क्या है? ध्यान से सुनिएगा। एक गैस में चाहे दुनिया के किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा एक फोर्स बना रहता है जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो क्यों होता है? ड्यू टू देयर मास। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके कारण होता है? मास के कारण। इसका मतलब इस जहान में जितने भी पार्टिकल या दुनिया में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कोई भी है जिसके पास मास है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। ध्यान से सुनते रहना। अब गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर है, नॉर्मली उनको तो क्या एक दूसरे में अट्रैक्ट होकर चिपके रहना चाहिए। इसका मतलब दूर दूर रखा गया है या दूर दूर है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क डन करके किया होगा ना उनको दूर दूर। एंड दैट एक्स्ट्रा वर्क डन इज स्टोर इन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Got my point? What I want to say? Just listen to me very carefully. What I have said, that it is a general tendency of a molecule to attract each other. In this physics lecture, we are just saying that it is just due to gravitational force. But when we are personally deal in chemistry, then that force is called van der Waals force. एक van der Waals force होता है जो हर जगह लगता है। अब गैस के मॉलिक्यूल को नॉर्मली उनको कह दोगे कि जो मन वो करो तो आके अपना चिपकना चाहेंगे, लेकिन रियल में वो कहां का है? दूर दूर है। दूर दूर है तो उनको जबरदस्ती करके दूर दूर रखा गया होगा। तो ये जो जबरदस्ती करके, दैट जबरदस्ती इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस। वन मोर थिंग, at the same time, as we have already studied in KTG chapter, that all the gas molecule are random in motion. That's why they have kinetic energy also. उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। और इन दोनों का जो सम होता है वही होता है इंटरनल एनर्जी। क्या? इंटरनल एनर्जी। तो राइट डाउन इन योर नोट्स, राइट डाउन। इंटरनल एनर्जी इज द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट, इंटरनल एनर्जी इज द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ एनर्जी। एक बात। दूसरा, इंटरनल एनर्जी इज द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ एनर्जी। एक बात। दूसरी बात, इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी मतलब ई टोटल या ई ऑफ द सिस्टम, या इसी को क्या कहते हैं? इंटरनल एनर्जी। तो ये U इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल का क्यों होगा? ड्यू टू देयर ओरिएंटेशन, और ये ड्यू टू मोशन। ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स मोशन। अच्छा, उसके बाद इन केस ऑफ आइडियल गैस, एज वी हैव ऑलरेडी नो, क्या नो करते थे?
इन केटीजी, केटीजी में हम लोगों ने क्या पढ़ा, याद कर, when any gas is considered to be an ideal then its potential energy is zero. Got my point? In case of ideal gas पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि उसमें हम लोग मान के चलते हैं कि आइडियल गैस में जो गैस के मॉलिक्यूल के बीच में नेग्लेजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वाई पोटेंशियल एनर्जी जीरो? बिकॉज नेग्लेजिबल एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसलिए आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। Sorry बच्चों, there is a little bit distraction because one student is coming for doubt, was coming। अरे जरा देख लिया कर यार, क्या है, you just try to feel my feeling, don't go on my word, just see that। हाँ, तो आइडियल गैस के कंडीशन में जो इंटरनल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है भाई साहब, बराबर होता है। और इन केटीजी काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़े थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एन एफ बाई टू आर टी होगा। इसलिए ये मैं मिटा दूं, ये मिटा दूं, इस पेन से लिख के ना बहुत दुनिया की सबसे भारी गलती हो जाती है। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हेंस इन केस ऑफ आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी U, ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अब देखो और क्या मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब गैस मान लो मोनो एटम, अच्छा वन मोर थिंग, इफ एनी क्वेश्चन, if it is not mentioned that it is real gas, then by default what you assume that the given gas is ideal gas। लिख लो, क्या क्वेश्चन में नॉट गिवन अगर जो है तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे हम लोग, गैस इज आइडियल, ये मानेंगे। अच्छा, अब अलग अलग गैस की अलग अलग टाइप की काइनेटिक एनर्जी होगी। जैसे अगर जो मोनो होगा तो मोनो में तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, या तो एक्स या तो वाई या तो जेड में। मतलब उसमें जो इंटरनल एनर्जी होगा वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन के कारण होगा। जब यदि गैस डायटोमिक है तो वो चलेगा भी और घूमेगा भी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी दो तरीके से होगा, ड्यू टू वाइब्रेशनल, चाहे ड्यू टू ऑसिलेशन, या ड्यू टू रोटेशनल, और ड्यू टू ट्रांसलेटरी। और ट्राई एटॉमिक होगा तो उसमें भी वही कहानी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, काइनेटिक। और ये काइनेटिक एनर्जी एवरेज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एवरेज की। इसका मतलब इफ एनी हाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, वो भी बढ़िया से लिख रहा हूं तो ये लिख दे रहा हूं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज चेंज, देयर
must be change in internal energy। बोलिए, क्या आपको मेरी बात से सही है? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और जैसा कि मैं जानता हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी वन एंड ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक वन एंड ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। गेटिंग माई पॉइंट? एज, मैं इसे नहीं लिखूंगा, एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी is one and only one depend upon, आज मैं विकास सर बन गया हूं, upon temperature, hence internal energy of system only depend upon टेम्परेचर। ठीक है, बताओ इतना मुझे झंझट करना पड़ा किसके लिए? ये बस बात बताने के लिए। इन एनी सिस्टम भाई साहब, if the temperature of the system is changed, then internal kinetic energy change, otherwise it will not change, otherwise it will not change। कहने का मतलब U इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू चेंज इन U, मतलब डेल्टा U इक्वल टू एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी, मतलब डेल्टा U इज इक्वल टू एफ बाई टू आर। क्या सीवी होता है क्या रे भैया? क्या एफ बाई टू आर सीवी होता है? तो ये क्या ये लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी। इसका मतलब फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड इन एनी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ठीक है, अब क्या करूं यार, इसमें सिर्फ और सिर्फ लिखवाना है, तो अब मैं कुछ मजे की बात तो आपको बता नहीं सकता, इसलिए आप देखते रहिए। क्या मैं बोला कि डेल्टा यू क्या होता है? एन सी वी डेल्टा टी। एक ये फॉर्मूला फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज, फॉर स्मॉल चेंज डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, एन सी वी डी टी, या एन एफ बाई टू आर डी टी। और ये क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? टी इनिशियल से टी फाइनल, टी इनिशियल से टी फाइनल। और यही क्या रियल में क्या हो जाएगा? यू चाहे डेल्टा यू। ठीक है, तो U का एक और फॉर्मूला हम लोग समझे, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ एन सी वी डेल्टा टी, टी इनिशियल से टी फाइनल।
अब डाउट कहां आता है बच्चों को, ध्यान से सुनना। मैं बोलूंगा डेल्टा यू इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी, नहीं सर नहीं, ये तभी फॉर्मूला लगाएंगे जब कांस्टेंट वॉल्यूम है। काहे को कांस्टेंट वॉल्यूम है यार, एफ बाई टू आर को मैंने सीवी लिखा है, ठीक है ना। दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड, मतलब कोई भी प्रोसेस हो, थर्मोडायनेमिक भैया, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, फलाना ढिमकाना, कोई भी ऐसा प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस हो, तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा। गॉट माई पॉइंट, लिख लो और फिर हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहे इंपॉर्टेंट टर्म। अब उसमें कुछ लिखवाऊंगा, कुछ समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको बाद में देखेंगे ना। पहला यही लिख लो, इंटरनल एनर्जी वन एंड ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी वन एंड ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, वन एंड ओनली डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लो, दूसरा पॉइंट ये है, कोई मार्कर नहीं मिल रहा है यार, शानदार। दूसरे पहले हो गया वन एंड ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, फिर ये लिखो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर स्टेट फंक्शन क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, व्हाट डज इट मीन्स? इन थर्मोडायनेमिक, राइट डाउन डिफिनीशन लिख लो, स्टेट फंक्शन का डिफिनीशन लिख लो। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन का मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी किसी भी थर्मोडायनेमिक के स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। द थर्मोडायनेमिक पैरामीटर which depend only on the state, only of the state, मतलब ब्रैकेट में लिख लो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड इन स्टेट फंक्शन, इट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन, इट इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। गॉट माय पॉइंट? तो इंटरनल, अब एग्जांपल में लिख सकते हैं, एग्जांपल में इंटरनल एनर्जी U हो गया, एक और आता है वो उसमें पढ़ोगे एंट्रोपी हो गया, एंट्रोपी हो गया, फिर इंथैल्पी हो गया, ठीक है, एंट्रोपी हो गया, एंट्रोपी, फिर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या है? स्टेट फंक्शन है। क्या है? स्टेट फंक्शन है। मतलब सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? ओनली डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। भाई साहब, अच्छा तीसरी बात, अच्छा एक और टाइप का क्वांटिटी होता है जिसको बोलते हैं पाथ फंक्शन ना। दूसरा क्या? पाथ फंक्शन। हालांकि ये सब केमिस्ट्री में पढ़ लिए हो, यहाँ कुछ उसमें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। पाथ फंक्शन जिसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड करती है। तो जैसा कि तुम जानते हो सारा वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे डिपेंड करेगा।
क्योंकि फोर्स वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट पाथ चेंज हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए क्या होता है, पाथ पे डिपेंड करता है। गॉट माय पॉइंट? क्या डिपेंड अपॉन पाथ। एग्जाम्पल में वर्क, दूसरा हीट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर जो एक पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, क्या साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो। तीसरा कहां लिख दूं, इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू जीरो, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो। याद रखेंगे, डिटेल में डिस्कस लेटर किया जाएगा, डिटेल डिस्कशन लेटर। अच्छा, डेल्टा यू नॉर्मली क्या होगा, क्यों जीरो होगा? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में मालूम ही नहीं चलता यार इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कौन सा है। या तो ये कह सकते हो, या तो ये भी कह सकते हो, रीजन में लिख ले, इसका रीजन लिख लो, रीजन लिख लो। बिकॉज इन साइक्लिक प्रोसेस we cannot identify from where the process is starting point and where it is ending point। मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट हम लोग पता ही नहीं कर पाते हैं ना। या ये भी कह सकता हूं कि उसका हर एक पॉइंट स्टार्टिंग हो सकता है, फाइनल स्टार्टिंग हो सकता है, एंडिंग होता है, मतलब इनिशियल हो सकता है, फाइनल हो सकता है। तो इसलिए ये आपको दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये मतलब इंटरनल एनर्जी का लोचा ये सब हुआ। अच्छा, उसके बाद ये फॉर्मूला तो याद ही रखेंगे, U इक्वल टू एन एफ बाई टू आर डी टी T1 से T2, ऑलवेज वैलिड भाई साहब, ऑलवेज वैलिड, ऑलवेज वैलिड। उतार लीजिए जब मैं कुछ आगे का पढ़ाऊं, उतार लीजिए। ठीक है, तो इसको उतार लो। ये पूरा डिटेल डिस्कशन हुआ इंटरनल एनर्जी के बारे में। अब हम लोग पढ़ो, लिखो वर्क। हेडिंग डालो वर्क। क्या डालो हेडिंग, वर्क। वर्क में क्या होगा, इट इज द मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर द एनर्जी। वर्क क्या होता है, वर्क को डिटेल में डिस्कशन करेंगे और अच्छे से बढ़िया रहे। वर्क पहले होता क्या है, इट इज द देखो, कोई भी सिस्टम को एनर्जी देने के मैं बताया था, याद करो, दो तरीका। एक डायरेक्टली हीट दे दो और दूसरा उस पर कुछ वर्क कर दो। तो लिखो वर्क क्या है, इट इज द मैकेनिकल वे टू एक्सचेंज द एनर्जी, चाहे इट इज द मैकेनिकल वे टू ट्रांसफर द एनर्जी। अब हम लोग ये समझते हैं वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस, पता नहीं बहुत तेज गर्मी हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। याद रखिए, देखिए जैसे मान लो ये सिलेंडर है,
और ये मान लो फोकस हो जाओ। When I will give heat to the system, when I will give heat to the system, due to this temperature of the gas will increase, temperature of the gas increase, or as we know volume is directly proportional to temperature। जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ये थोड़ा सा गैस एक्सपेंड होगा। मतलब अगर जो मैं क्यू हीट दूंगा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज, मतलब गैस क्या होगा, एक्सपेंड होगा। और जब गैस एक्सपेंड होगा तो पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर। पिस्टन विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन, पिस्टन विल मूव अपवर्ड डायरेक्शन, और जब अपवर्ड डायरेक्शन जाएगा तो कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट। अब रियल में क्या है, ये गैस ने एक फोर्स लगा दिया, गैस एक्सपेंड हुआ तो गैस एक फोर्स लगाया। थोड़ा और डिटेल में बताता हूं, पता नहीं आपको समझ में। जब वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो एक प्रेशर लगाएगा गैस, और उस गैस का प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर मूव कर जाएगा। और जब मूव करेगा तो पहली बात प्रेशर लगा, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, क्या, देन प्रेशर में एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फोर्स लगेगा। मतलब यहां पे प्रेशर लगेगा तो फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो ये ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स है ही, डिस्प्लेसमेंट है ही, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। इसको थोड़ा और शानदार से समझते हैं, ध्यान से सुनना तुम लोग, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। पहले ये पॉइंट तो लिख ही लो, ये पॉइंट लिख लो, क्या, ध्यान से सुनना, ध्यान से। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पी नॉट इक्वल टू पी, वेयर पी नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। और ये जानते हो P इक्वल टू एफ ए लिख ले, पी ए इक्वल टू फोर्स। और ये क्या है, मूवेबल पिस्टन है और नेग्लेक्जिबल मास ना। ध्यान से सुनो, ये एरिया एयर है, तो एयर है, यहां एयर है भैया, तो यहां पी नॉट लगेगा, और यहां से ये प्रेशर लगेगा पी, ये प्रेशर लगेगा पी। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर गैस का क्या होगा, बढ़ेगा। जब ये प्रेशर बढ़ गया तो ये पिस्टन कहां चला जाएगा, ऊपर, पिस्टन कहां चला गया, ऊपर। और जैसे ही पिस्टन ऊपर चला गया इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर, ये वाला प्रेशर घटने लगेगा, घटते 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 कितना हो जाएगा, ताकि फिर से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के
बराबर आ जाए, मतलब फिर से सिस्टम इक्विलिब्रियम में अटेन हो जाए। दिस इज द रियल प्रोसेस हैपन व्हेन वी प्रोवाइड द टेम्परेचर। टीचर लोग क्या गलती करते हैं, क्या कोई क्या करता है मैं नहीं जानता, वो लोग क्या बताते हैं, ध्यान से सुनना। वो बताते हैं हीट देंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, गैस एक्सपेंड होगा, पिस्टन विल मूव। इसके अंदर की जानकारी आप नहीं अगर जो इकट्ठा करेंगे तो आपको वर्क डन में दिक्कत आएगा। ध्यान से सुनना, मैंने जैसे इसको हीट दिया, ठीक है भाई साहब, जब हीट दिया तो यहां वॉल्यूम नहीं, अभी देखिए टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने के कारण, फोर्स बढ़ने के कारण, फोर्स ऊपर का, ये फोर्स ऊपर का बढ़ने के कारण ये पिस्टन कहां चला जाएगा, ऊपर। और जब पिस्टन ऊपर जाने लगेगा तो गैस क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा। और जब गैस बेटा एक्सपेंड होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अरे पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर जो ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, घटेगा। जब ये घटेगा तो कब तक घटेगा, ऐसे घटते 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 ऐसा समय आएगा कि सिस्टम फिर से इक्विलिब्रियम को अटेन न कर ले। तो चूंकि प्रेशर के कारण पिस्टन ऊपर गया, प्रेशर के कारण पिस्टन ऊपर गया, और जब प्रेशर के कारण ऊपर गया तो इसका मतलब फोर्स लगा होगा, फोर्स लगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क डन होगा। तो ये वर्क डन किसका कहेंगे, वर्क डन बाय द गैस, बाय द गैस। और ये वर्क डन, ये पिस्टन कहां गया, ऊपर गया, मतलब सिस्टम पे, मतलब सराउंडिंग पे वर्क किया। तो ये क्या है, वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग। तो लिखो लिखो लिख लो, अच्छा है, बाद में आपको याद रहेगा। लिखो, when we give heat to the system, then temperature of the system increase. Due to increase in temperature, the first pressure of the system will increase. Due to this piston will move upward, piston will move upward, hence volume of the gas will expand, volume of the gas will expand, and then pressure goes to decrease, pressure goes to decrease to attain again a equilibrium, to attain again a equilibrium, to attain again a equilibrium, to attain again a equilibrium। अब हम लोग क्या लिखो, let piston will move, let piston will move at a distance dx, piston will move at a distance dx, then work done by the gas, then work done by the gas। तो वर्क डन होता क्या है, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स, और एफ इक्वल टू पी ए। तो इसलिए वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा पी ए डी एक्स, पी ए डी एक्स। और जैसा कि तुम लोग जानते हो, एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। ए डॉट डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम, ए डॉट डी एक्स क्या हो जाएगा, डीवी। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी,
और कहां से कहां तक? इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम। चाहे इसी को ऐसे भी लिख सकते हो dw और ये हो जाएगा वर्क डन, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज ऑलवेज वैलिड। ठीक है, ये बना लेना। अब देखो ध्यान से सुनना, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, वी इनिशियल वी फाइनल, वी इनिशियल और वी फाइनल। अब देखना ध्यान से सुनना, स्पेशल केस, इफ P इज कांस्टेंट, P क्या है? P क्या हो गया? कांस्टेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी है तो भाई साहब ये कहां बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा वर्क डन इक्वल टू P और ये हो जाएगा V फाइनल से V इनिशियल, सॉरी V फाइनल से V इनिशियल, मतलब ये हो जाएगा P V फाइनल माइनस V इनिशियल, या इसी को क्या बोलेंगे? P डेल्टा V, P डेल्टा V। only we use when pressure is constant, प्रेशर इज कांस्टेंट। मतलब वर्क डन के कितने फॉर्मूला? दो, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P डी वी, V फाइनल अपॉन V इनिशियल, V फाइनल अपॉन V इनिशियल, और एक ये फॉर्मूला है P इक्वल टू P डेल्टा V। P डेल्टा V क्या होता है? P डेल्टा V मतलब तब यूज करेंगे जब प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो। अब देखो ध्यान से सुनना, in case of expansion, in case of expansion V final is greater than V initial, ये वाला क्वांटिटी इससे ज्यादा होगा, ये वाला क्वांटिटी इससे ज्यादा होगा, तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। हेंस V final माइनस V initial इज ग्रेटर देन जीरो, वर्क डन इज ग्रेटर देन जीरो, वर्क डन इज पॉजिटिव। और इसमें क्या लिखूंगा? वर्क डन बाय द गैस या तो सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। रटना नहीं है, रटना नहीं है। इसी तरह आप कंप्रेशन का लिख लेंगे। कंप्रेशन में क्या होता है भाई साहब? कंप्रेशन में आपका होगा कंप्रेशन में V इनिशियल इज ग्रेटर देन V फाइनल, V फाइनल V इनिशियल इज लेस देन जीरो, मतलब वर्क डन इक्वल टू निगेटिव या लेस देन जीरो, वर्क डन इक्वल टू निगेटिव, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग।
बाय द सराउंडिंग। अच्छा, एक आध बात और लिख लेंगे, वॉल्यूम कब इंक्रीज कर रहा था? कब 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 कब? जब हम लोग सिस्टम को हीट को दे रहे थे, और हीट सप्लाई किया जाता है सिस्टम को, हीट ने कुछ पा लिया, जब पा लिया तो वो हीट को क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? हीट गिवन टू द सिस्टम, hence Q is positive। हीट गिवन, चाहे हीट एब्जॉर्ब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, इसलिए Q क्या होगा? पॉजिटिव। और यहां Q क्या होगा? कंप्रेशन के केस में Q क्या होगा? हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम। और जब हीट रिजेक्ट किया जाएगा तो Q इक्वल टू माइनस निगेटिव। Q क्या होगा? निगेटिव होगा। Q क्या होगा? निगेटिव। मतलब Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अगर जो ऐसा लिखा गया है तो इसमें ऑल 3 पैरामीटर is put with their appropriate sign। तो इतनी कहानी आपका वर्क डन से हुआ, इतनी कहानी आपका वर्क डन से हुआ। फिर से बता दूं, एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, वर्क डन क्या होता है? इट इज द मैकेनिकल वे टू कन्वर्ट द प्रोसेस। ठीक है, अगले क्लास में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। आप लोग इसको खूब अच्छे से लिखिए, खूब अच्छे से, क्या कुछ भी रटना है नहीं। अगले नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताऊंगा कि व्हाई इन केमिस्ट्री वी विल टेक वर्क डन इज निगेटिव ना, और इसमें वर्क डन क्यों पॉजिटिव लेते हैं, एक्सपेंशन में वो बाद में देखेंगे। अभी देखो, इसमें रटना नहीं है, एक्सपेंशन में फाइनल इनिशियल से बराबर ज्यादा होगा, और जब ज्यादा होगा तो ग्रेटर देन जीरो, वर्क डन ग्रेटर देन जीरो, वर्क डन पॉजिटिव। वर्क डन बाय द गैस, पिस्टन को ऊपर से इसे उठा दिया, कुछ भी रटेगा क्या? जब एक्सपेंड करेगा तो पिस्टन कहां हो जाएगा? ऊपर उठ जाएगा, और जब ऊपर उठ जाएगा तो उसमें ऊपर उठेगा तो वर्क डन बाय द गैस ऑन द सराउंडिंग। एक बात। दूसरी बात, अब इसका गैस अपने से एक्सपेंड होगा क्या? हीट देना पड़ेगा, हीट को देना पड़ेगा। यहां इस केस में जब हम लोग पिस्टन को नीचे करेंगे तो गैस कंप्रेस होगा, और जब कंप्रेस होता है तो वॉल्यूम क्या हुआ? डिक्रीज। जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो हीट क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज। अब टेम्परेचर किसी बॉडी का डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब हीट वो निकाला ही तो होगा। When we compress the given gas with the help of system, then gas will compress, volume decrease, volume decrease करेगा तो volume is directly proportional to temperature, चार्ल्स लॉ। तो टेम्परेचर भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और किसी सिस्टम का टेम्परेचर तभी ना डिक्रीज होता है जब वो हीट को रिजेक्ट करता है, इसलिए हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम। अब साला हीट को तो लॉस कर लिया, तो इसलिए उसमें क्यों क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। I think I am sure you are able to understand. Thank you very much. Bye bye.